Hello everyone. So myself दिव्या गुप्ता यूपीएससी जीएसआई रैंक 4 केमिस्ट्री। आज के सेशन में हम लोग लेकर आए हैं गैसियस स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2020 और 2021 में दोनों ही साल में जीएसआई प्रीलिम्स में गैसियस स्टेट से 7 क्वेश्चंस आए थे, 7 2020 में एंड 7 2021 में। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं बच्चा जो क्राइटेरिया है वो दोनों साल का ऑलमोस्ट सेम है। इक्विलिब्रियम में भी ऐसा ही हुआ था कि 6 क्वेश्चन आए थे, राइट। सॉल्यूशन में भी ऐसे सेम सेम क्वेश्चन थे एंड गैसियस स्टेट में भी दोनों ही साल में 7 क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी हम गैसियस स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी थ्योरी का एक होल आइडिया लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक शेयर किया है, वहां से आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं गैसियस स्टेट के लिए। उसमें एक आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके फाइन। एंड पीवाईक्यू की शीट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलो, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देखिए। Which one of the following comparisons of average translational kinetic energy and average molecular speeds of H2 and N2 gases at 300 Kelvin is correct? तो सुनो, अगर हम बात करें एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस? ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ गैसेस का नेचर मेंशन नहीं है, तो हम आइडियल गैस ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT पर मोल, एक मोल के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड की सॉरी, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बचा 8 RT बाय पाई इंटू एम। दिस इज एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, ऐसे दो स्पीड्स और होती हैं, एक होती है आरएमएस स्पीड और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, आरएमएस स्पीड होता है √3 RT बाय एम एंड एमपीएस होता है √2 RT बाय एम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आर तो कांस्टेंट है। ठीक है, और एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड डिपेंड कर रही है T/m के रेशियो पे। तो अगर दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों गैसेस की क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब H2 और N2 दोनों का मास डिपेंड नहीं करता क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? टी पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम। अब बात करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड की। तो भैया एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T/m रेशियो के। 8R बाय पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम H2 के लिए निकालें T/m का रेशियो, कितना आएगा H2 के लिए T/m का रेशियो? टेम्परेचर है 300, मॉलिक्यूलर मास है 2, तो ये आ जाएगा 150। अगर हम N2 के लिए निकालें तो ये आएगा 300/28। तो आप क्लियरली देख सकते हैं T/m का रेशियो जो है वो H2 के लिए ज्यादा है। इसका मतलब H2 की जो U एवरेज स्पीड होगी वो ज्यादा होगी किससे? N2 की U एवरेज से। लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। इज इट क्लियर? तो H2 और N2 की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, बट एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करें तो किसकी ज्यादा है? H2 की ज्यादा है। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। ठीक है ना, तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ H2 एंड N2 इसका मतलब क्या है कि दोनों की मोलारिटी सेम है मिक्सचर में। दोनों की मोलारिटी सेम मतलब दोनों के मोल्स सेम, दोनों के मोल्स सेम, तो इसका मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर भी क्या है? सेम है। क्योंकि मोल सेम का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन सेम। एंड अगर आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद है, तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का मिक्सचर में किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, राइट। तो अगर मोल सेम होंगे दोनों के, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगी? सेम होगी। मतलब दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या है? सेम है। ओके फाइन। तो देखिए, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ H2 एंड N2 इज अलाउड टू इफ्यूज थ्रू अ होल। एक होल से बचे हम इक्विमोलर मिक्सचर को क्या कर रहे हैं? इफ्यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 टू दैट ऑफ N2? तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके बराबर होता है? वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? P इंटू ए
बाय अंडर रूट टी इंटू एम। पी पार्शियल प्रेशर है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिस होल से गैस डिफ्यूज हो रही है उस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो वो होल जितना बड़ा होगा गैस उतनी तेजी से जाएगी, और जितना छोटा होल होगा गैस उतनी धीरे फ्लो करेगी, राइट। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और प्रेशर भी गैस का अगर ज्यादा है तो ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है तो कम होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की इनवर्सली है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कॉलिजन्स इंक्रीज होंगे। जितने ज्यादा कॉलिजन्स होंगे उस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम हो जाता है। एंड एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो सुनो, एक ही मिक्सचर है, टेम्परेचर सेम है, सेम होल से हम गैस को इफ्यूज करा रहे हैं, दोनों के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, एंड क्वेश्चन में गिवन है दोनों का प्रेशर भी सेम है। तो P सेम, A सेम, T सेम, लेकिन मोलर मास तो अलग है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर PAT तो सेम है, तो इसका मतलब रेट को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सिर्फ मोलर मास से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? RH2 by Rn2 is equal to under root of molar mass of N2 by molar mass of H2, ठीक है। अब N2 का मोलर मास कितना होता है? 28, H2 का मोलर मास कितना होता है? 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 14, एंड रूट 14 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, बट इसे हम क्या लिख सकते हैं? रूट 14 को 2 इंटू 7, रूट 2 इंटू रूट 7, स्क्वायर नहीं पूछा ना, यस यस यस, ये आएगा 28/2, ठीक है। ये आ गया रूट 14/1, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो दो ऑप्शन में 14 है, तो 14 तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। और बाकी दो ऑप्शन में 3.7 है, इसका मतलब रूट 14 की वैल्यू कितनी है? 3.7 है, ठीक है ना। तो दोनों के रेट का रेशियो आ गया 3.7/1। RH2/Rn2 आया है 3.7/1, ठीक है ना। हमें यहाँ पे किसका पूछा है? H2 से N2 का ही रेशियो पूछा है, तो आंसर इज 3.7:1, मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44। द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 320 केल्विन इज। इसमें बोला है कि N2 का कितना टेम्परेचर हो कि N2 और O2 की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए। O2 का टेम्परेचर आपको गिवन है 320 केल्विन, दोनों का मोलर से पता है हमें। तो अभी हम जस्ट ऊपर देखकर आए हैं कि एवरेज वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट T/m के, राइट। अगर T/m का रेशियो सेम होगा तो दोनों गैस की एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है? दोनों गैसेस के T/m के रेशियो को इक्वेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों गैसेस की एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों गैसेस का T/m का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर N2 का टेम्परेचर तो हमें निकालना है, मोलर मास है 28, O2 का टेम्परेचर गिवन है 320, मोलर मास है 32, तो ये 10 के बराबर आएगा। तो यहाँ से N2 का टेम्परेचर आ गया 280 केल्विन। इज इट क्लियर? तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स इट। ओके, चलो तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। Which one of the following relation for three types of velocities is true for oxygen gas at 300 Kelvin? 300 केल्विन टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस के लिए तीनों वेलोसिटीज में से कौन, ये जो तीन वेलोसिटीज का रिलेशन गिवन है, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तीनों वेलोसिटीज के लिए कौन कौन सी तीन वेलोसिटी है? तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर का अंडर रूट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो सी का है यहाँ पे लिया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी। एंड सीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो अभी हमने तीनों का फॉर्मूला ऊपर देखा था, जो URMS होता है वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट 3RT/m, ठीक है। UMPS किसके बराबर होता है? अंडर रूट 2RT/m, और U एवरेज किसके बराबर होता है? अंडर रूट 8RT/m। तो ये हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं, तो एक गैस के लिए बचा T/m का रेशियो तो क्या है? सेम ही है, राइट। T/m का रेशियो क्या है? सेम है। तो एक गैस के लिए अगर आप तीनों वेलोसिटीज निकालते हैं तो आपको बताना है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका कम होगा, क्या होगा ऑर्डर, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं RMS में क्या है? अंडर रूट 3 है,
RT बाय एम तो तीनों में सेम है ना, RT बाय एम तो तीनों में क्या है, सेम है। अलग है तो क्या, √3। एवरेज में क्या है, √8/पाई। और एमपीएस में क्या है, √2। √3 की वैल्यू आती है जो भी है 1.732 जो भी है। 8/पाई क्या होगा, 8/पाई की आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.57 और ये है √2। तो आपको पता है √3 इज ग्रेटर देन √2.54 विच इज ग्रेटर देन √2। दैट मीन्स आरएमएस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है देन एवरेज और देन एमपीएस। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके, सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। इधर देखिए, हम उसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। तो ये कर्व किस किस के बीच में बनाते हैं हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? वाई एक्सिस पे लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं स्पीड। तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमा पीक है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इस पीक पर आप देख सकते हैं फ्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड ये है, फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब गैस के अंदर जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड ये है, दैट्स व्हाई वहां पे फ्रैक्शन ज्यादा है। एंड आपको पता है एमपीएस क्या होता है, एमपीएस वही स्पीड है जो ज्यादातर मॉलिक्यूल ने एक्वायर की होती है। दैट मीन्स ये यू कौन सा यू है, एमपीएस वाला यू है, ठीक है ना। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये ग्राफ, इस पूरे ग्राफ पे ना टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मान लो ये ग्राफ मैंने T1 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया T1 से T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या, एमपीएस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एमपीएस क्या होता है, √2RT/m, हाँ या ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, इसका मतलब ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आगे की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और अब की बार एमपीएस ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स यू एमपीएस। और आप देख सकते हैं ये वाला एमपीएस क्या है, इस वाले एमपीएस से ज्यादा है, क्योंकि आप टेम्परेचर को क्या कर चुके हो, इंक्रीज कर चुके हो। दैट्स वाई ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड आप ये चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्राफ की जो पीक है पहले से ज्यादा क्या हो गई है, ब्रॉड हो गई है। तो इसलिए हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ विल शिफ्ट टू द राइट एंड पीक बिकम्स मोर ब्रॉडर। ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके एमपीएस को इंक्रीज करें, आप मोलर मास को डिक्रीज करके भी तो एमपीएस को इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो ग्राफ राइट में कब शिफ्ट होगा, आइदर आइदर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग मोलर मास। या तो टेम्परेचर को इंक्रीज करो या मोलर मास को डिक्रीज कर दो, तो ग्राफ विल शिफ्ट टू द राइट, क्योंकि एमपीएस क्या होगी, दोनों ही केस में इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर मैं जस्ट उल्टा करूं तो मैं अब क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही हूँ, मोलर मास को इंक्रीज कर रही हूँ, तो एमपीएस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एमपीएस डिक्रीज होगा मतलब ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, इस बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ठीक है ना। अब एमपीएस की वैल्यू क्या हो गई, पहले से कम हो गई है, आप देख सकते हैं। अब ये जो ब्लू वाला ग्राफ मैंने बनाया है इसका एमपीएस क्या है, कम है, राइट। तो ये ग्राफ हमने बनाया है T3 टेम्परेचर पे एंड T3 इज लेस देन T1, ठीक है। तो लेफ्ट में जरूरी नहीं कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करके ही शिफ्ट हो, लेफ्ट में या तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए या आप मोलर मास को इंक्रीज कर दीजिए, दोनों ही केस में क्या होगा, एमपीएस डिक्रीज हो जाएगा, तो ग्राफ विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। एंड इस बार पीक क्या हो गई, शार्प हो गई पहले से, तो पीक बिकम्स मोर शार्पर। तो ये बात मुझे आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बतानी थी एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। तो आइए अभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट अ मिनट, या तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यस, बिल्कुल सही बात है। एंड विद डिक्रीजिंग मोलर मास, अगर आप मोलर मास को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ब्रॉडर। यस, अभी आपने देखा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एमपीएस इंक्रीज होता था और ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता था, राइट में शिफ्ट होता था, राइट।
ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होता था? राइट में शिफ्ट होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब ग्राफ राइट में शिफ्ट होता था तो पीक क्या हो जाती थी? पहले से ज्यादा ब्रॉड हो जाती थी, राइट? ओके, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड विद इंक्रीजिंग मोलर मास। गलत, मोलर मास को इंक्रीज करने से एम्पेस डिक्रीज होगा। लास्ट स्टेटमेंट है द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यस, एंड विद इंक्रीजिंग मोलर मास। बिल्कुल सही बात है, मोलर मास को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एम्पियर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा था? लेफ्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर शार्पर। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स इट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आया है क्वेश्चन 47। आइए सॉल्व करते हैं। 100 molecules of O2 escape through a small hole on a container at a pressure of 1 torr and temperature of 300 Kelvin per second to vacuum। एक कंटेनर में O2 गैस प्रेजेंट थी, ठीक है ना? O2 के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 100 मॉलिक्यूल्स थे। इस कंटेनर से गैस को हम बाहर डिफ्यूज कर रहे हैं, और बाहर क्या है? वैक्यूम है। बाहर क्या है? वैक्यूम है, ठीक है? ओके। इस कंटेनर में O2 का प्रेशर गिवन है 1 टोर, टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है? तो 100 मॉलिक्यूल, इसने बोला है कि जब सॉरी इस कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल्स नहीं है, सॉरी इस कंटेनर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसने बोला है कि जब O2 गैस इस कंटेनर से बाहर वैक्यूम में डिफ्यूज होती है तो 1 सेकंड में O2 के कितने मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं? 100 मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें बताना है कि अगर मैंने सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर इस कंटेनर में O2 की जगह H2 को फिल कर दिया, तो आप बताइए इस सेम होल से 1 सेकंड में H2 के कितने मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे? तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर सेम है, इसने बोला है सेम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, सेम होल से हम गैस को डिफ्यूज कर रहे हैं, मतलब एरिया भी सेम है दोनों गैसेस के लिए। तो रेट को आप सिर्फ और सिर्फ किससे डिफरेंशिएट कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मास से। तो R1 बाय R2, R1 मत लिखो, इसको लिख ले RO2 बाय RH2 इज इक्वल टू MH2 बाय MO2। H2 का मोलर मास कितना है? 2 है। O2 का कितना है? 32 है। तो ये 1/16 आ जाएगा, और √16 क्या होता है? 4, तो ये आ गया 1/4। तो यहाँ से RH2 बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ RO2। इसका मतलब H2 का रेट 4 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर O2 के 100 मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं 1 सेकेंड में, तो H2 के 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे? 400 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस इज, ओके, इसमें बताने की क्या मीन फ्री पाथ टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या? लास्ट क्वेश्चन है हमारे 2021 का, ठीक है ना, गैसियस स्टेट से। ओके, तो इसमें बताना है कि क्या मीन फ्री पाथ हमारा टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या? तो याद रखना, व्हाट इज मीन फ्री पाथ, वैसे होता क्या है ये? तो आपको पता है कि गैस जो है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो आपस में वो कोलाइड भी करेंगे। तो बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है ना, जो डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया होता है? गैस ने, ठीक है ना, बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, उस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। ओके, बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, वो आप देख सकते हैं, जो मैंने पीडीएफ शेयर की है नोट्स के लिए, थियोरी के लिए, डिस्क्रिप्शन में। आप उसको पढ़ना अच्छे से। आपको लास्ट में मीन फ्री पाथ और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले वहां पे गिवन है, वो पढ़ लेना, एक बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वहां पे एक पॉइंट ये भी गिवन है कि जो मीन फ्री पाथ होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट वहां पर गिवन है, ठीक है ना। और मैं आपको फॉर्मूला अगर बताती हूं, तो फॉर्मूला किसके बराबर होता है मीन फ्री पाथ का? 1/√2 पाई एन सिग्मा स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा क्या है? डायमीटर है। सिग्मा क्या है? डायमीटर है, ठीक है ना। खैर, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है फिलहाल
तो आप देख सकते हैं कि जो मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे हमारे गैसियस स्टेट से। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल 7 क्वेश्चन थे जो 2021 में पूछे गए थे गैसियस स्टेट से। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक बार आप उस पीडीएफ से थ्योरी को पढ़ लेना, आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा गैसियस स्टेट का। ओके फाइन, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।